हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम 1986 जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए, जो आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम जो हुआ था वो 1986, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका जो उद्देश्य था, राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, वो लिखा हुआ कि सभी जीवित स्रोतों को और अधिक प्रभावी तरीके से संरक्षित करना ही, जो भी जीवित स्रोत हैं उनको और अधिक तरीके से क्या करना, संरक्षित करना ही इसका उद्देश्य था। उसके बाद में फिर लिखा है उनके प्राकृतिक परिवेश में ही संरक्षित करना। और ये भी पूछा जा सकता है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के तहत जो जीवित जीव हैं उनको कहाँ पे संरक्षित किया जाएगा, तो उनके प्राकृतिक परिवेश में ही संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है जैवमंडल रिजर्व की स्थापना। तो जैवमंडल रिजर्व की स्थापना क्यों की गई थी, इसके बारे में कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, जैवमंडल प्रबंधन के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, जैवमंडल प्रबंधन के लिए जैसे शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है आपका दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण और उसका सतत प्रयोग। तो ये जो है आपका जैवमंडल रिजर्व की स्थापना इसके उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जैव विविधता। क्या लिखा है, जैव विविधता। अब जैव विविधता के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताया गया है। लिखा हुआ है जो इसकी संकल्पना है वो कौन दिया था, तो नॉर्मन मायर्स साहब दिए थे। और कब दिए थे, 1988 में। इसकी संकल्पना नॉर्मन मायर्स और कब दिए थे, 1988 में, जैव विविधता की संकल्पना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कंडीशन। तो जो जैव विविधता की कुछ कंडीशन थे वो है कि 1500 स्थानीय संवहनीय पौधों और प्रजाति 70% से अधिक प्राथमिक प्रजातियां नष्ट हो गई हों तो वहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में फिर लिखा है कि भारत में संपूर्ण विश्व का 8% जैव विविधता है। भारत में संपूर्ण विश्व की कुल कितना परसेंट, तो 8%। अगर आपसे ये पूछ ले कि पूरे विश्व के हिसाब से भारत में कितनी जैव विविधता है, तो आपको बताना है कुल 8% जैव विविधता है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला हिमालयी क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और चौथा आपका लिखा हुआ है सुंडालैंड द्वीप। इसको ननका उरी द्वीप प्लस अंडमान निकोबार प्लस ट्रिनिडेड द्वीप इसके अंतर्गत, सुंडालैंड के अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। हिमालयी क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, श्रीलंका और सुंडालैंड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेशनल पार्क। तो ये मैं एक डेटा लिखा हूँ कि कितने कुल नेशनल पार्क हैं, तो 106 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 567 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कुल 18 हैं। और पक्षी अभयारण्य कुल कितने हैं, तो ये 72 हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अब कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, या पक्षी अभयारण्य कितने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आरक्षित वन एवं संरक्षित वन। आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आरक्षित वन एवं संरक्षित वन क्या है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भारतीय वन अधिनियम जो है वो 1927 में कुछ पॉइंट लिखा हुआ हूँ, इसको थोड़ा एक बार आप रिविजन कर लीजिए। उसके बाद में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये 1980। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय वन अधिनियम कब आया, तो 1927। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये 1980। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर लिखा है कि वन को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था, तो वन को 42वां संविधान संशोधन 1976 से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। पहले कहाँ था, तो पहले राज्य सूची में था। ये आपको ध्यान रखना है। पहले वन राज्य सूची में था, लेकिन 1976 में इसको क्या किया गया था, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब वन के प्रकार, किसके प्रकार, तो वन के प्रकार। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वन कितने प्रकार के, तो पहला एक हो जाएगा आपका आरक्षित वन, दूसरा हो जाएगा संरक्षित वन, और तीसरा आपका हो जाएगा अवर्गीकृत वन। तीसरा कौन सा हो जाएगा, अवर्गीकृत वन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हूँ, लिखा हुआ कि 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी.एन. गोदावर्मन द्वारा निर्धारित किया कि भूमि को वन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। क्या लिखा हुआ कि 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी.एन. गोदावर्मन द्वारा निर्धारित किया गया कि भूमि को वन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। भूमि को
वन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ये 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, टी.एन. गोदावर्मन साहब ने यह निर्धारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, जो भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1952 में, और दूसरी वन नीति आपकी 1988 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति थी 1952 में आई थी, और दूसरी जो आई थी वो कब आई थी, तो 1988 में आई थी भारत की। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है आरक्षित वन। क्या लिखा हुआ है, आरक्षित वन। अब आरक्षित वन के बारे में जानते हैं। ये भारत के कुल वन क्षेत्र का 53%, कितना है, 53% वो आरक्षित वन है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने % आरक्षित वन है भारत में, तो 53% है। सरकार के प्रत्यक्ष निगरानी में रहता है, और आरक्षित वन जो होता है वो किसकी निगरानी में रहता है, तो सरकार के प्रत्यक्ष निगरानी में। आपसे पूछ लेगा कि जो आपका आरक्षित वन है वो सरकार के प्रत्यक्ष निगरानी में रहता है या अप्रत्यक्ष निगरानी में रहता है, तो आपको ये बताना होगा कौन सी निगरानी में, तो प्रत्यक्ष निगरानी में रहता है। उसके बाद में पशु चराई, वन कटाई एवं व्यापारिक उद्देश्य से पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। अब जो आपका आरक्षित, जो क्षेत्र आपका आरक्षित वन घोषित कर दिया जाएगा, ना आप वहाँ पे पशु को चरा सकते हैं, ना वन को काट सकते हैं, और ना आप व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी कार्य वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं रहती है। जो क्षेत्र आरक्षित वन घोषित कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप वहाँ पर आ जा नहीं सकते हैं। जैसे नेशनल पार्क में आपको बताया था कि नेशनल पार्क जो एरिया रहेगा आपका, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे आप लकड़ी की कटाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने पशुओं को चराई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वन्य जीव अभयारण्य रहेगा तो आप वहाँ आ जा सकते हैं, अपने पशु को चरा भी सकते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य ये रहेगा, नेशनल पार्क आपका ये रहेगा, ये ध्यान रखना है। फिर आरक्षित वन अधिनियम 1927 के तहत घोषित किया गया था। अब देखिए जो आरक्षित वन है ना, ये किसके तहत घोषित किया जाता है, तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत ये घोषित किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, आरक्षित वन जो है आपका वो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत घोषित किया जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। फिर लिखा हुआ है कि पहला आरक्षित वन, ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। मैं 99% आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पहला आरक्षित वन कौन सा है, और ये आपका 99% बच्चे भी गलत करने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पहला आरक्षित वन है। बहुत लोग जो रहेंगे वो क्या करेंगे, आपका जो उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क आपका हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसको मारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पहला नेशनल पार्क था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब इसकी स्थापना की गई, तो 1936 में इसकी स्थापना की गई, तो इसी को वो मारेंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आरक्षित वन घोषित करने के लिए वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की 20 तक सहारा लेना पड़ता है। धारा 4 से 20 तक का सहारा लेना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो आरक्षित वन अगर घोषित करना है तो वन अधिनियम 1927 के किस धारा का सहारा लेना पड़ेगा, तो आपको बताना होगा धारा 4 से 20 तक का सहारा मुझे लेना पड़ेगा। धारा 4 से 20 तक का सहारा मुझे लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा है संरक्षित वन घोषित। तो जो संरक्षित वन घोषित किया जाता है वो 1927 की ही धारा 29 से, 1927 वन अधिनियम 1927 की धारा 29 से क्या घोषित किया जाता है, संरक्षित वन घोषित किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फिर आपका आ जाएगा यहाँ से संरक्षित वन, क्या आ जाएगा, संरक्षित वन। अब संरक्षित वन में क्या होता है, तो पशु चराने की अनुमति होती है। आरक्षित वन में आप पशु नहीं चरा सकते हैं, आप वहाँ पे वन की कटाई नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पे औद्योगिक से संबंधित कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ लकड़ी उठाने की अनुमति होती है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी सूखी जो गिरी है उसको उठा भी नहीं सकते हैं आरक्षित वन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप लकड़ी उठाने की अनुमति आपको होती है। कटाई तो यहाँ पे भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सूखी लकड़ियाँ गिरी हुई हैं उसको आप उठा सकते हैं, इसकी अनुमति होती है। फिर लिखा हुआ है कि वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत यह घोषित किया जाता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो संरक्षित वन होगा आपका वो धारा 29 के तहत घोषित किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया बता दीजिए आप आरक्षित, तो आरक्षित आपको क्या बताना है, आरक्षित में तो बहुत सारी धाराएं लगती, कहाँ से, 4 से लेकर के 20 तक की धाराओं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है कि देश में
कुल वन क्षेत्र का 29% भाग है। अभी मैं आपको बताया था कि जो आरक्षित वन है, तो आरक्षित वन कितना परसेंट है, तो आरक्षित वन आपका कितना है, आरक्षित वन आपका 53% है। और आपसे पूछ ले कि संरक्षित वन बताइए भैया, तो आप बता दीजिएगा कि 29% है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अवर्गीकृत वन। कौन सा वन लिखा है, तो अवर्गीकृत वन। अब देखिए अवर्गीकृत वन के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये देश के कुल वन क्षेत्र का 18% है। कितना परसेंट, 18%। तो सबसे पहले आरक्षित वन 53%, उसके बाद संरक्षित वन 29%, उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा कौन सा वन, अवर्गीकृत वन, तो 18%। ये ध्यान रखना है, ये डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि सार्वजनिक रूप से अनुमति होती है। इसमें सार्वजनिक रूप से अनुमति होती है अवर्गीकृत वन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से वन में सामाजिक रूप से सार्वजनिक रूप से अनुमति होती है। ये चारों ऑप्शन दिए रहेंगे, अवर्गीकृत, संरक्षित, आरक्षित, इनमें से कोई नहीं, तो आपको तुरंत ऑप्शन में मार देना है कौन सा, अवर्गीकृत वन में सार्वजनिक रूप से अनुमति होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार वनों का वर्गीकरण। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुसार वनों का वर्गीकरण लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले लिखा है राज्य वन। कौन सा वन, राज्य वन। तो ऐसे वन जिन पर सरकार का पूर्ण अधिकार हो वह राज्य वन हो जाएंगे। ऐसे वन जिन पर सरकार का पूर्ण अधिकार हो वह राज्य वन के अंतर्गत आता है। और देश के कुल वन क्षेत्र का 94% ही राज्य वन होते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का 94% ही क्या है, तो राज्य वन के अंतर्गत आता है। फिर वाणिज्यिक वन। वाणिज्यिक वन में क्या है, तो ऐसे वन जिन पर अधिकार या प्रशासन स्थानीय संस्थाओं का या नगर निगम, जिला बोर्ड या ग्राम पंचायत का हो, वाणिज्यिक वन हो जाएगा। इस पे किसका, जिन पर अधिकार प्रशासन या स्थानीय संस्थाओं का या नगर निगम, जिला बोर्ड या ग्राम पंचायत का हो, तो ये वाणिज्यिक वन के अंतर्गत आएगा। और ये देश के कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो मात्र 5%। कितना परसेंट है, मात्र 5%। राज्य वन कितना है, तो 94% है, राज्य वन 94%। लेकिन आपसे पूछ ले कि बताइए भैया बताइए वाणिज्यिक वन कितने हैं, तो वाणिज्यिक वन 5%, आपको ध्यान रखना है। चलिए निजी वन। अब ये निजी वन क्या है, तो निजी वन जो है वो निजी स्वामित्व वाले होते हैं, जो मतलब जैसे आप लगा लीजिए, मैं लगा लूँ, ये निजी वन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये निजी स्वामित्व वाले होते हैं। और ये कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो मात्र 1% है। कितने परसेंट है, तो मात्र 1%। तो 94% आपके राज्य वन, 5% वाणिज्यिक वन और 1% क्या हो जाएंगे, ये निजी वन हो जाएंगे। आपका ये टोटल 100% हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगा आपका। नेक्स्ट लिखा है बनावट के आधार पर वन। किसके आधार पर, बनावट के आधार पर वन लिखा है। तो बनावट के आधार पर कौन है, तो शंकुधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले वन। शंकुधारी वन एवं चौड़ी पत्ती वाले वन के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो लिखा है वो कुल वन क्षेत्र का 6.5% है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिमालय प्लस पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय प्लस पूर्वोत्तर क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, चौड़ी पत्ती वाले वन। कौन से, चौड़ी पत्ती वाले वन। ये मैदानी एवं पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कुल वन क्षेत्र का 93%, ये ध्यान रखना है। कुल वन क्षेत्र का कितना, 93.5%। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 6.5% शंकुधारी और 93.5% चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर लिखा है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय वन कैसे वन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। और ये अगर आपसे पूछ ले कि शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये आपके हो जाएगा हिमालय प्लस पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो बस आज के लिए इतना ही। तो जो भाई बहन अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या त्रुटि हुई है, नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है। धन्यवाद।